आए गुरुकुल शुरू करे इस विषय के 17वें चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत है और सभी को सस्नेह नमस्कार। गत सत्र में हमने देश भर में किस प्रकार से विविध गुरुकुल चलेंगे इसके बारे में सुना था। समाज को और राष्ट्र को अगर अभ्युदय निश्रेयस की ओर ले जाना है, उसे प्राप्त करना है, तो गुरुकुल नामक शिक्षा व्यवस्था से समूचे समाज की विविध अंगों में शिक्षा होने की आवश्यकता है। और गुरुकुल यह एक पद्धति है शिक्षा की। तो हमने गृहकुल कुल के बारे में भी चिंतन किया था। पिछले सत्र में हमने गुरुकुल के बारे में विचार किया था। हमारा भारतवर्ष तो ग्रामों में बसता है, तो ग्राम तो पूरा उद्योग केंद्रीय होना चाहिए। ग्राम में जितने भी जाति के लोग होते हैं तो उनके अलग अलग व्यवसाय होते हैं, तो उन सारे व्यवसायों के गुरुकुल गांव में होने चाहिए। व्यवसाय को व्यक्ति केंद्रीय नहीं तो कुटुंब केंद्रीय बनाना और कुटुंब के सारे सदस्य उस व्यवसाय में पारंगत होकर अभ्युदय की ओर अग्रसर बने, ऐसी व्यवस्था ग्राम गुरुकुलों में भी होनी चाहिए। धर्म नीति मूल्यों का अन्य विषयों का ज्ञान भी ग्राम गुरुकुल में होगा। ऐसा एक ग्राम कुल अलग से पुरोहितों द्वारा संचालित ग्राम में होगा, इसका भी विचार हमने किया था। वास्तव में सही अर्थ में अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा ग्राम गुरुकुलों में होती ही है, क्यों तो पढ़ाने वाला और ज्ञान ग्रहण करने वाला दोनों को ही वहां अर्थ का कोई संबंध ही नहीं होता है। ऐसे ही प्रकार से नगरों में भी गुरुकुल होने चाहिए, जहां मुख्य रूप से वाणिज्य, जो बाजार वहां पर होता है, व्यापार होता है, तो उसके बारे में, उसे सिखाने के बारे में वाणिज्य गुरुकुल पूरे नगर में होने चाहिए। ग्रामों में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नगर में इसकी आवश्यकता ज्यादा तौर पर होती है। हम सभी जानते हैं कि 33% व्यापार भारत का हमारा वाणिज्य के द्वारा ही होता था। तो इसलिए इस प्रकार के गुरुकुल नगर में वाणिज्य गुरुकुल होने चाहिए। तो ये संख्या में कम होंगे, लेकिन वो नगरों में होंगे। इसी तरह से विद्या गुरुकुल भी होंगे, जहां पर 64 कलाएं जो विद्या है उसकी शिक्षा भी उन गुरुकुल में होगी। राष्ट्रीयता, संस्कृति, अध्यात्म, धार्मिकता आधारित सारे विषय इन सारे गुरुकुलों में होंगे। नगरों में नौकर चाकर भी होंगे, उनके लिए भी उनके काम के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और कुशलता प्राप्त करने के लिए भी ऐसे नौकर चाकर गुरुकुल भी होंगे। और धर्म सिखाने वाले ऐसे व्यास गुरुकुल भी होंगे, इसका भी हमने विचार किया। और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा गुरुकुल का जो विचार किया था वो था तपोवन गुरुकुल का। राज्य को संचालन करने वाले, युद्ध कुशलता प्राप्त करने वाले, शास्त्र शस्त्र का अध्ययन करने वाले सभी ऐसे लोगों की शिक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो ये धर्म संस्कृति की रक्षा, अगले पीढ़ी को हस्तांतरित करने की व्यवस्था, जो कृषि गुरुकुल ग्रामों में चलते हैं तो उनके आचार्य विद्वान इन सभी के शिक्षा की मार्गदर्शन और नियोजन करने वाला ऐसा तपोवन गुरुकुल भी होगा। तो ये तपोवन वन गुरुकुल देश की शिक्षा विभाग का कार्य करेगा, ऐसा हमने गत सत्र में सुना। तो ये ऐसे तपोवन वन गुरुकुल ग्राम गुरुकुल हो, व्यास गुरुकुल हो, अन्य गुरुकुलों से भी कम होंगे, लेकिन समूचे देश भर में ये गुरुकुल होंगे, क्योंकि ये देश का शिक्षा विभाग होगा। इसके आधार पर संपूर्ण समाज की शिक्षा की व्यवस्था होगी। इसके बारे में हम चिंतन कर रहे थे। गुरुकुलों के अनेक प्रकार की
विचार हमने किया। आज भी हम उसी की कड़ी में आगे चिंतन करने वाले हैं। मैं ताई से आग्रह करूंगा कि इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। गुरुकुल विषयक चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम धीरे धीरे इस चिंतन सत्र की मालिका के अंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले 3 सत्रों में एक तो प्रश्नोत्तर होगा, एक अनुभव कथन और समापन होगा और एक उपसंहारात्मक भी होगा सत्र। ऐसे 3 सत्र होंगे। आज हम इसके व्यावहारिक स्वरूप का विचार करने वाले हैं। हम तत्व का चिंतन कर रहे थे, हम उसकी व्यवस्था के विषय में चिंतन कर रहे थे। अब इसको कृति में उतारने के लिए हमें कैसे विचार करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। यदि चिंतन कृति में नहीं उतरता तो उसका कोई परिणाम ही नहीं होता, उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। इसलिए चिंतन से लेकर कृति तक की हमारी यात्रा कैसी रहेगी, इसका भी तो विचार करना ही चाहिए। नहीं तो तत्वों में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा ही है, लेकिन ये होगा कैसे, ये प्रश्न हमेशा हमारे सामने रहेगा। हमने अब तक का जो प्रतिपादन था उसमें देखा कि ये संपूर्ण देश के आमूल शैक्षिक पुनर्रचना का विषय है। ये आज जिस व्यवस्था में शिक्षा चल रही है वो तो नहीं चल सकती, वो भारत को भारत नहीं बना सकती। तो व्यवस्था की दृष्टि से भी वह अलग होनी चाहिए, ज्ञानात्मक पक्ष से भी वह भारतीय होनी चाहिए, सर्व प्रकार की साधन सामग्री पद्धति आदि की दृष्टि से भी वह भारतीय बननी चाहिए। तो इसको हम अब यदि कहें तो इस देश की शिक्षा की पुनर्रचना करना, पुनर्व्यवस्था करना, पुनर्योजना करना, यही हमारे चिंतन का सार होना चाहिए। इसके विभिन्न विभिन्न पहलुओं की चर्चा हमने गत सत्रों में की। अब इसको यदि भूमि पर लाना है तो प्रारंभ कहाँ से होगा। इसलिए इस चिंतन सत्र की मालिका है, उसका शीर्षक ही है आए गुरुकुल शुरू करें। कौन आएगा, किसको आना है, किसको आवाहन है, ये आवाहन गुरु को है। आए गुरुकुल शुरू करें, तुम अपना कुल शुरू करो। गुरुकुल शुरू करो माने गुरु को आवाहन है कि तुम अपना कुल शुरू करो। ये गुरु को ही हम विभिन्न शब्दों से जानते हैं। गुरु हैं वही आचार्य हैं, आचार्य हैं वही शिक्षक हैं। तो आज के संदर्भ में हम सभी को शिक्षक कहते हैं। गुरुकुलों के विद्यापीठों के संदर्भ में हम उनको आचार्य कहते हैं, ज्ञान के संदर्भ में हम उनको गुरु कहते हैं। और ज्ञान जबकि मूल है और ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ घटक है, इसलिए उसकी संज्ञा गुरुकुल की हुई। तो गुरुकुल में आचार्य होते हैं, विद्यापीठों में भी आचार्य होते हैं। इस दृष्टि से हमारे 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक है संस्था, विद्यापीठ हो, पाठशाला हो, स्कूल हो, हम उसको गुरुकुल कहें, कुछ भी कहें, उसके लिए एक संज्ञा का हम प्रयोग करते हैं गुरुकुल। और उसकी व्यवस्था करने वाला हो, उसके तत्व जानने वाला हो, उसको डिलीवर करने वाला हो, पढ़ाने वाला हो, जो भी हो, हम उसके लिए एक संज्ञा का प्रयोग करते हैं आचार्य। अथवा कभी कभी गुरु कहते हैं, कभी आचार्य कहते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होगा, तो हमें गुरुकुल का जाल यदि देश भर में बिछाना है और आमूल चूल शैक्षिक पुनर्रचना करनी है, तो हमें आवाहन करना होगा सभी व्यक्तियों का कि आए गुरु बने।
हर एक को ये तैयारी होनी चाहिए कि मुझे गुरु बनना है, आचार्य बनना है, शिक्षक बनना है। जो भी हो, जो भी अपने आप को वो कहे, आचार्य कहे तो आचार्य, शिक्षक कहे तो शिक्षक, गुरु कहे तो गुरु। लेकिन हमारे देश में लोग यदि गुरु बनना नहीं चाहेंगे, आचार्य बनना नहीं चाहेंगे, शिक्षक बनना नहीं चाहेंगे, तो गुरुकुल शुरू नहीं हो सकते। ये बहुत सीधा सादा स्पष्ट सत्य ऐसा कथन है। गुरु नहीं तो गुरुकुल नहीं। ये मैं बार बार, मैंने 4 बार बोला होगा, गुरु बनना है, आचार्य बनना है। क्यों बोला? इधर पुनरुत्थान विद्यापीठ में रोज रोज लोग आते हैं, गुरुकुल शुरू करना है हमें, ऐसा करके। हम क्या करें? फिर बात क्या करते हैं? अरे यहाँ हमारे पास 6 बीघा जमीन है, यहाँ हमको उन्होंने एक भवन भी दे दिया है, वहाँ ये एक वर्ष के 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो हमें अब गुरुकुल शुरू करना है। तात्पर्य क्या है? सबका मानस तो ये बना है कि भूमि, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो गुरुकुल शुरू होगा। ऐसे नहीं होता। इससे, इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी भी गुरुकुल शुरू नहीं होता। तर्क ये दिया जाता है कि इसके बिना भी गुरुकुल कैसे शुरू होगा। ये पहली बात है, गुरु होंगे तो गुरुकुल शुरू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जरूरी नहीं कि गुरुकुल शुरू होगा। तो अभी हमारे मन मस्तिष्क से ये बात पहले निकालनी चाहिए कि मेरे पास भूमि है, भवन है, सामग्री है, पैसा है, इसलिए गुरुकुल शुरू होगा। नहीं, इससे गुरुकुल शुरू नहीं होता। एक बार दूसरी बात कर रही, हमारा मानस कैसे चल रहा होता है। एक मध्य प्रदेश के एक गांव से, या तहसील होगा वो, वहां से मुझे एक फोन आया, बिल्कुल अपरिचित। और उसने कहा, अरे वो आपका जो समग्र विकास का पाठ्यक्रम बनाया है ना, वो हमें भेज दो। हमने कहा, क्या मतलब? नहीं, हमें गुरुकुल शुरू करना है। तो हमने कहा कि आप कौन है? अरे मैं तो कटलरी की दुकान चलाता हूँ। तो मैंने कहा, आपको गुरुकुल से क्या लेना देना? नहीं नहीं, हम हायर कर लेंगे गुरुओं को और फिर गुरुकुल चलाएंगे। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता। समग्र विकास का पाठ्यक्रम मैं आपको भेजूं और फिर आप गुरुओं को हायर करेंगे और भूमि भवन से गुरुकुल शुरू करेंगे, ये नहीं हो सकता। ये तो तरीका ही नहीं है। मैं गुरु के साथ बात करूंगी, आपके साथ बात नहीं करूंगी। तो फिर छोड़ दिया उन्होंने, तो नाराज होकर छोड़ दिया। ये क्या बात है, हम गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि बात ही करनी नहीं करना है। तो इससे जो हायर होता है वो गुरु नहीं होता है, और जो गुरु होता है वह हायर नहीं होता है। इस तथ्य को समझना चाहिए। जो स्वयं प्रेरणा से गुरु बनना चाहता है और अपने बलबूते पर गुरुकुल शुरू करना चाहता है, वही गुरुकुल शुरू कर सकता है, अन्य कोई नहीं। ये भी एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। पहली बात थी, सामग्री से, इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी गुरुकुल होता नहीं। दूसरा, लोगों को हायर करो और गुरुकुल बनेंगे, इससे गुरुकुल होता नहीं है। तीसरा, मेरे बच्चे के लिए ऐसा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है कि अपने बच्चे के लिए उनको गुरुकुल चाहिए होते हैं। और आज तो ऐसी संख्या भी बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार से होम स्कूलिंग चलता है, गुरुकुल चलते हैं, स्वयं प्रयास करके अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। कहीं पर भी हमको इन विद्यालयों में तो पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को नहीं भेजना है,
ऐसे लोग गुरुकुल ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई गुरुकुल शुरू होंगे ही नहीं या गुरुकुल मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आज की टेंडेंसी ये हुई है कि लोगों को अपने बच्चों के लिए गुरुकुल चाहिए, परंतु स्वयं को गुरु बनना नहीं है। कैसे बन सकते हैं? हमारा व्यवसाय है। कैसे बन सकते हैं? हमारे और बहुत बड़े काम हैं। कैसे हो सकता है? हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम तो कैसे गुरु बन सकते हैं? बात ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। परंतु जो गुरु बनना चाहता नहीं है, अपने आप को गुरु के रूप में विकसित करना चाहता नहीं है, उससे तो गुरुकुल शुरू होने वाले नहीं है। उनको, उनके बच्चों के लिए और कोई गुरुकुल शुरू नहीं करेगा अपनी अपेक्षा होने होने से। तो आज ये तीसरा प्रकार हुआ। चौथा है, आज अनेक गुरुकुल हम देखते हैं, वे अपने बच्चों के लिए उन्होंने गुरुकुल शुरू किया था और फिर अन्य बच्चों को भी लेना शुरू किया और होम स्कूल को गुरुकुल में रूपांतरित किया। ऐसे भी गुरुकुल हम देखेंगे। तो फिर क्या होता है, अनेक उदाहरण ऐसे देखे हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण हो गई तो फिर धीरे धीरे वे गुरुकुल भी रिसेट हो गए, अब प्रयोजन नहीं रहा। हाँ, कभी कभी कोई टिक जाता है और फिर अपने लिए नहीं परंतु समाज के बच्चों के लिए वो गुरुकुल आगे बढ़ते हैं। परंतु वो तभी बढ़ेंगे जब स्वयं गुरु वे तय करेंगे, तभी बनेंगे। नहीं तो फिर वही होता है कि हम गुरुओं को हायर करते हैं और फिर वो गुरुकुल चलाते हैं। ऐसे भी गुरुकुल देखे हैं जिसमें अधिष्ठाता, कुलपति या चेयरमैन या सर्वे सर्वा या निर्णय करने की भूमिका में कोई और होता है और ये सारे आचार्य हायर्ड पर्सन्स होते हैं। ऐसा भी गुरुकुल नहीं चलता। ये ऐसा गुरुकुल अभिप्रेत है ही नहीं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से गुरुकुल चलाने की इच्छा करने वाले लोग दिखाई देते हैं, परंतु 100 बात की एक बात है, जब तक मुझे गुरु बनना है ये प्रेरणा नहीं होती, ये सिद्धता नहीं होती, तब तक हम गुरुकुल शुरू नहीं कर सकते। गुरुकुल के बारे में चिंतन कर सकते हैं, गुरुकुल ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ये हम बोल सकते हैं। तो गुरुकुल के बारे में बोलना, लिखना, चिंतन करना, चर्चा करना, चिंतन सुनना, ये तो सब हो सकता है, जो हो ही रहा है। हम पिछले 17 सत्रों से चिंतन तो कर ही रहे हैं, परंतु चिंतन से गुरुकुल होता नहीं। गुरुकुल होता है मैं गुरु बनने को तत्पर हूं, सिद्ध हूं, ऐसा कहने वाले लोगों से। इसलिए पहली बात है, इस देश में वर्तमान समय में मुझे गुरु बनना है, ऐसा स्वयं प्रेरणा से कहने वाले लोग आगे आए। ये प्रेरणा कहाँ से होगी? राष्ट्र चिंतन से होगी, धर्म चिंतन से होगी, आत्म चिंतन से होगी, ज्ञान चिंतन से होगी, मुझे कुछ करना है ऐसे चिंतन से होगी। तो ऐसे स्वयं प्रेरणा से चिंतन के आधार पर जो गुरु बनने के लिए तत्पर हैं, सिद्ध हैं और अपना गुरु के रूप में विकास करना चाहता है, ऐसे लोगों से गुरुकुल शुरू होंगे। अन्यथा गुरुकुल के बारे में बातें बहुत होंगी परंतु गुरुकुल प्रत्यक्ष तो नहीं होंगे। तो ये पहला मुद्दा है। गुरुकुल पहला शुरू कैसे हुआ होगा, इसका एक विषय हुआ था। तो जो स्वयं प्रेरणा से
ज्ञान प्राप्त हुआ है वो दूसरों को देना है, या मुझे ज्ञान की सेवा करना है, ज्ञान की रक्षा करना है, इसलिए ज्ञान की साधना करना है, ज्ञान की उपासना करना है, ऐसा जिसके मन में आता है, जिसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित होता है, जिसके हृदय में यह भाव जागृत होता है, वह गुरु बनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। तो बाकी सब लोग, हमारे जैसे लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे गुरु आए, ऐसे गुरु सिद्ध हूं, तत्पर हूं। तो ये पहला मुद्दा हुआ कि गुरु बनने के लिए तत्पर, सिद्ध, अपने आप को प्रस्तुत करें, ऐसे लोग हमें चाहिए। दूसरा मुद्दा, ऐसे गुरु सिद्ध तो होंगे, तत्पर तो होंगे, परंतु केवल सिद्ध होने से, तत्पर होने से, प्रस्तुत होने से ये तो नहीं हो जाता कि मैं गुरुकुल शुरू कर दूं। बहुत अन्य प्रकार की सिद्धता भी चाहिए। पहली सिद्धता चाहिए ज्ञान संपन्न होने की। तो फिर ये गुरुकुल क्यों करना है? हाँ, उनके लिए ये सारे चिंतन सत्र उपयोगी रहेंगे। हाँ, मुझे समझना तो है कि मुझे करना क्या है, करना क्यों है, करना कैसे है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कैसे मैं इसके लिए योग्य बनूंगा। तो ऐसे गुरुत्व का विकास अपने आप में करने की सिद्धता, तत्परता चाहिए। और इसके लिए जो क्रम है, माने समय है, वो भी तो देना चाहिए। मुझे ज्ञान संपादन करना चाहिए, मुझे सामर्थ्य संपादन भी करना चाहिए। तो ये दूसरा पड़ाव हुआ कि मैं गुरु बनने के लिए सिद्ध हूं। अब मुझे गुरु कैसे बना जाता है वह सीखना है। ये सीखने का समय कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। मेरा अपना प्रस्थान बिंदु क्या है, उसके आधार पर मुझे कितने समय में ये सामर्थ्य संपादन होगा, इसका पता चलता है। तो ऐसा सामर्थ्य संपादन करना ये दूसरी बात है, क्योंकि केवल इच्छा से नहीं होता, केवल प्रस्तुत होने से नहीं होता, उसके लिए सीखना भी पड़ता है। उसके लिए उस सीखने को ही साधना कहते हैं। तो वो तो करना होगा। तो हमें दूसरा चरण ये है कि गुरुओं को सिद्धता प्राप्त करनी होगी, माने सामर्थ्य संपादन करना होगा। इसके लिए आचार्यों को तैयार करने की, आचार्यों को सिखाने की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ऐसे आचार्य गुरुकुल ऐसे बनने चाहिए, गुरुओं के गुरुकुल ये बनना चाहिए। और इसलिए हमने गत सत्र में कहा था कि तपोवन गुरुकुल ऐसा है जो बाकी सारे गुरुकुलों का दिशा दर्शन करता है, सभी प्रकार के आचार्यों का मार्गदर्शन करता है। तो ऐसे तपोवन गुरुकुल के आचार्य बन सके ऐसे लोग हमारे पास चाहिए। उसके बाद, अब ये तो बहुत बड़ी बात हुई, वर्षों तक हम ज्ञान संपादन करेंगे तभी होगा, परंतु तत्काल हमको शुरू करना है। तत्काल का अर्थ भी आज मन में आया और कल से हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तैयारी के लिए कुछ समय तो चाहिए, और समय का फैक्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ना है तो भी समय चाहिए, सामग्री जुटाना है तो भी समय चाहिए, सिद्धता अनुकूलताएं निर्माण करनी है तो भी समय चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना है तो भी समय चाहिए। तो समय का फैक्टर तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समय देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, अब हमारी सब प्रकार की सिद्धता है, सामग्री है, हम तो अगले जून से शुरू कर देंगे। ये जून कहाँ से आया ये भी देखिए, जून से शुरू करेंगे। क्यों जून से शुरू करेंगे? तो इस देश में सारे विद्यालय जून से शुरू होते हैं, इसलिए
सीबीएसई अप्रैल से शुरू होता है तो कोई अप्रैल से शुरू करना चाहता है। ये सारे सीखचे तो तोड़ने चाहिए, परंतु समय तत्काल मन में आया और शुरू नहीं हो जाता, तो समय देकर सिद्धता प्राप्त करना, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है, जो थोड़े बहुत सामर्थ्य संपादित किए हुए हो गए, तो उनको निश्चित करना है कि मुझे करना क्या है, कौन सा गुरुकुल शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है। उदाहरण के लिए हमने ग्राम गुरुकुल की बहुत चर्चा की थी। देश को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना है, धर्मानुकूल अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठा करना है, तो ग्राम गुरुकुल जैसा दूसरा कोई साधन इसके लिए नहीं है। तो फिर ग्राम गुरुकुल करना है, ऐसा जो निश्चित करता है उसने अपने आप को ग्राम गुरुकुल के योग्य बनना चाहिए। केवल ग्राम विकास करना है या गांव में जाकर लोगों को संस्कारित करना है, ऐसी वैसी बातें नहीं चलेंगी। उसको धर्मानुकूल अर्थशास्त्र का विषय साध्यंत समझना है, तभी वो ग्राम गुरुकुल शुरू कर सकता है। नहीं तो ग्राम में जाकर गुरुकुल शुरू करना, इससे ग्राम गुरुकुल होता नहीं है। तो मेरे तीसरा जो मुद्दा मैं कह रही हूँ, वो क्या करना है वो निश्चित करो, अपने इच्छा और सामर्थ्य के आधार पर निश्चित करो, अपनी सुविधा और अनुकूलता के आधार पर निश्चित करो, अपने संकल्प के आधार पर मैं क्या क्या इसके लिए छोड़ सकता हूँ, क्या क्या इसके लिए दे सकता हूँ, इसका विचार करके फिर निश्चय करके ग्राम गुरुकुल करना है, तो फिर यात्रा शुरू करना। दूसरा इस देश के लिए अतीव आवश्यक है, वह है गृह गुरुकुल। गृह गुरुकुल करना है तो फिर उसके अनुसार समाज शास्त्र क्या है, समाज रचना क्या है, कुटुंब किसको कहते हैं, कुटुंब का विकास कैसे हो सकता है, आज कुटुंब बनने के लिए, कुटुंब सुदृढ़ीकरण के लिए कौन कौन से अवरोध हैं, इनको समझकर फिर उनको दूर करने के लिए हमें कैसा अध्ययन करना पड़ेगा और कैसे सिद्धता प्राप्त करनी होगी, ये समझकर हमें गृह गुरुकुल की ओर अग्रसर होना चाहिए। मेरे घर को गुरुकुल बनाऊंगा या इसमें तो बनाऊंगी, इतने वाक्य से नहीं होता, क्योंकि आज की स्थिति ही ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैंने चाहा कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, इनके लिए मुझे गृह गुरुकुल बनाना है, तो उतने मात्र से बनेगा नहीं। हमारे देश के इतिहास में गृह गुरुकुल ये कोई बाहर जाकर सीख कर आने की व्यवस्था ही नहीं थी, परंपरा में ही वह हो जाता था। आज नहीं होता है, हम युगानुकूल बात कर रहे हैं ना, 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं ना, तो फिर 21वीं शताब्दी में गृह गुरुकुल कैसे होगा। हमने तो देखा कि 140 करोड़ लोगों की बात करेंगे तो हमें 25, 30, 28 करोड़, 5 सदस्य एक कुटुंब के हमने माना, इसलिए हम ज्यादा भी मान सकते हैं, 10 सदस्यों का कुटुंब बनता है ये भी मान लेंगे, तो भी हमको 14 करोड़ चाहिए। इतने गुरुकुल, गृह गुरुकुल होने हैं, तो फिर हमें इसके लिए तो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे गृह गुरुकुल शुरू करना है, ऐसा संकल्प करके गृहिणियां जो हैं, उन्होंने पितामही विद्यापीठ के सदस्य बनकर अपने आप को गृह गुरुकुल की आचार्य बनने की सिद्धता प्राप्त करनी होगी। वो केवल मेरा घर और मेरे बच्चे इतने संदर्भ से गृह गुरुकुल नहीं होगा,
क्योंकि आज देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी अनुकूलता नहीं है, तो पहले तो अनुकूलता निर्माण करनी होगी। गृह गुरुकुल की संकल्पना क्या है, ये समझना और उसके लिए सामर्थ्य संपादन करना, ये दूसरी बात हुई गृह गुरुकुल। इसके लिए धर्म केंद्रीय समाज रचना, इस विषय को समझना तो होगा। तीसरा है, मुझे नगर गुरुकुल शुरू करना है। क्यों? वही फिर आया, अर्थकरी शिक्षा और धर्मानुकूल अर्थशास्त्र। इस विषय को समझकर यदि नगर गुरुकुल शुरू किया तो फिर मैं इस देश की समृद्धि को संस्कृति के अनुकूल बना सकूंगा, ऐसे उसको समझना। विद्याओं का गुरुकुल शुरू करना है तो योग योग का गुरुकुल एक योगी ही कर सकता है। संगीत का गुरुकुल एक संगीत की उपासना करने वाला ही शुरू कर सकता है। बाकी सारे संगीत की दुकान शुरू करेंगे, योग की दुकान शुरू करेंगे, परंतु योग गुरुकुल नहीं शुरू हो सकता, संगीत का गुरुकुल नहीं शुरू हो सकता, चित्रकला का गुरुकुल नहीं शुरू हो सकता उससे। क्योंकि ये जो विद्या, कुछ विद्याएं जो हैं वो सीधी सीधी सांस्कृतिक विकास के साथ ही संबंधित हैं, ज्ञानात्मक विकास के साथ ही संबंधित हैं। ये केवल व्यवहार की कुशलताओं से संबंधित नहीं है। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ तानसेन था, बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर, उसके जैसा कोई संगीतकार नहीं, कोई गायक नहीं, ऐसी उसकी ख्याति थी। एक बार अकबर ने उसे पूछा कि तानसेन, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, क्या तुमसे अच्छा गायक कोई है? तो तानसेन ने तुरंत कहा, हाँ जहाँपना, मेरे से अच्छे मेरे गुरु हैं। कौन है गुरु? स्वामी हरिदास, तो मुझे उनका उनका संगीत सुनना है। तो तानसेन ने कहा कि वे, मैं तो आपके दरबार में, आप कहते हैं तब मैं गाता हूँ, मेरे गुरुजी दरबार में नहीं आएंगे, आपके दरबार में नहीं आएंगे। तो अकबर ने कहा कि हम चलेंगे, वे जहाँ हैं वहां चलेंगे उनका गायन सुनने के लिए। तो तानसेन ने कहा कि आप आएंगे मेरे साथ, वे जहां है वहां, तो भी वे आपकी फरमाइश पर नहीं गाएंगे, वे तो तभी गाएंगे जब राधा रानी का हुक्म होगा, और फिर राधा रानी के हुक्म से भगवान को रिझाने के लिए वे गाएंगे, आपके लिए नहीं गाएंगे। तो उतना अंतर है। तो फिर कथा कहती है कि हाँ, वे अकबर गया तानसेन के साथ स्वामी हरिदास जी के पास, लेकिन वो छिपा रहा, वो आया है संगीत सुनने के लिए, ये बताया ही नहीं। 2 दिन 3 दिन बाद में एक बार स्वामी हरिदास ने तानसेन को कहा, चलो आज तो गाने की इच्छा हुई है, राधा रानी का हुक्म है, हम गाएंगे। तब उन्होंने भगवान को रिझाने के लिए गाया और अकबर ने उसे सुना, और तब उसे पता चला कि असली संगीत होता क्या है। तो ये उसी के इसमें तानसेन ने एक बार स्वामी हरिदास से पूछा था कि मैं आपके जैसा गायक कैसे बनूंगा? तो स्वामी हरिदास ने कहा, देखो 4 प्रकार से लोग गाते हैं। एक गाते हैं वो भोग लालसा से गाते हैं, जो गणिकाएं गाती हैं और जो ऐसे मुशायरे में और ये जो गाते हैं वो तो विलासिता है, उसके लिए गाते हैं। एक पैसा कमाने के लिए गाते हैं, जैसे दरबार में गाते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए गाते हैं। तीसरे यश प्राप्ति के लिए गाते हैं, मेरी प्रतिष्ठा हो इसलिए। और चौथे मोक्ष प्राप्त करने के लिए गाते हैं। अगर मैं क्यों गाता हूं? तो मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए मैं गाता हूं।
तुम जब इस लक्ष्य से गाना शुरू करोगे तब तुम श्रेष्ठ गायक बनोगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत में जिनको हम ये विद्याएं कहते हैं वे सब अत्युच्च मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से ही उपासना का विषय बनती है या साधना का विषय बनती है। बाकी सारी दुकानदारी है। आज तो दुकानदारी हो ही रही है सर्वत्र, हम जानते ही हैं, देखते ही हैं, हम भुक्तभोगी भी हैं। इससे संगीत का गुरुकुल नहीं बनता, इससे योग का गुरुकुल नहीं बनता। तो अब जिसको भी ये शुरू करना है उसको ये तत्व भी समझना होगा, बाकी सब फिजूल है। तो ये समझना, तब जाकर ये गुरुकुल होते हैं। शस्त्र अस्त्र संपादन करने का ये तो तपोवन गुरुकुल का ही एक अंग है। शास्त्र साधना किए बिना शस्त्र साधना नहीं की जाती और शील प्राप्त किए बिना शस्त्र और शास्त्र का उपयोग ही नहीं होता। ये हमारे देश का ज्ञान क्षेत्र का, विद्या क्षेत्र का दंडक है, मापदंड है। तो हमको एलिवेटिंग अवर ज्ञान क्षेत्र, हमको यदि उन्नत बनाना है तो गुरुकुल के संदर्भ में ऐसा विचार करने वाला, समझने वाला और अपने आप को प्रस्तुत करने वाला गुरु चाहिए। मैं और एक संदर्भ बताती हूँ। लोग कहते हैं कि आज तो टेक्नोलॉजी ने कितना विकास किया है, कितना विकास किया है, माने वो तो अद्भुत है, सब कुछ चमत्कारिक है सब कुछ। तो दूसरा तर्क क्या है, विनाश भी तो इसी टेक्नोलॉजी ने किया है। आज विनाश का मूल कहाँ है? वो अर्थ को मुख्यता देने के कारण से और टेक्नोलॉजी का उपयोग विनाश के लिए करने के कारण से। फिर लोग तर्क देते हैं टेक्नोलॉजी अपने आप में तो एक साधन है, उसका उपयोग करने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वह विनाशक है कि लाभकारी है। तो तर्क ये कि हाँ, विनाशकारी उपयोग नहीं करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। अगर विनाशक ही है तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण ही क्यों करते हैं फिर? तो ये जो कंफ्यूजन है वो हमारे पूरे विश्व में है, पूरे देश में है कि ये टेक्नोलॉजी का विकास तो करना है परंतु टेक्नोलॉजी से आने वाला विनाश नहीं चाहिए। तो ये दोनों बातें कैसे होंगी? तो फिर विनाशक टेक्नोलॉजी का निर्माण ही मत करो। तो फिर कहेंगे कि नहीं, टेक्नोलॉजी अपने आप में विनाशक या उद्धारक नहीं होती, वो तो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। तो उपयोग करने वाले को ठीक करो ना। फिर उपयोग करने वाले को ठीक करने का रास्ता टेक्नोलॉजी में नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी में तो नहीं है तो किस में है? तो फिर धर्म में है। तो फिर आप धर्म के अनुकूल टेक्नोलॉजी ऐसा दंडक क्यों नहीं करते? वो नहीं करते। आज का तो वो विषय ही नहीं है। अब महाभारत में, रामायण में, उस काल में, वेद काल में युद्ध होते थे। रामायण काल का युद्ध तो बहुत प्रसिद्ध है, राम और रावण का युद्ध। महाभारत का युद्ध भी प्रसिद्ध है, कौरवों और पांडवों का युद्ध। रामायण काल में कैसे कैसे शस्त्रों का और अस्त्रों का प्रयोग होता था, महाभारत काल में कैसे होता था? अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंबकास्त्र, ये तो कुछ नाम है अस्त्रों के। ये तो मिसाइल ही तो है और क्या है? कैसे निर्माण हुआ, कितने प्रभावी थे? विश्वामित्र ने अपनी सारी अस्त्र शस्त्र विद्या राम को दे दी जब वे विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करने के लिए जा रहे थे। तब ताड़का वध किया और उसके बाद राम का सामर्थ्य देखकर विश्वामित्र ने अपनी सारी अस्त्र विद्या राम को दे दी। इसका क्या मतलब है? हम जब कहते हैं ना कि हाँ ये फाइटर जेट रशिया से आएगा यहाँ, तो साथ में
यहाँ उत्पादन करने के लिए टेक्नोलॉजी भी साथ में आएगी, माने निर्माण करने की विद्या वो भी दे दी, संचालन करने की विद्या वो भी दे दी। इसका क्या मतलब है? जब आप जृंभकास्त्र का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले सब मूर्छित हो जाते हैं, पूरी सेना मूर्छित हो जाती है। जब आप अग्न्यास्त्र का प्रयोग करते हैं तो सर्वत्र आग फैल जाती है। जब वरुणास्त्र का प्रयोग करते हैं तो चारों ओर वर्षा होने लगती है। ये क्या है? ये आज के जो शस्त्र और अस्त्र बनते हैं उसका भी बाप है, उसका भी दादा है। इतने महान प्रभावी ऐसे अस्त्र और शस्त्र बनते थे, और उसको बनाने वाली टेक्नोलॉजी तो आज से भी बहुत विकसित प्रगत ऐसी होगी, और इसका संचालन करने की विद्या भी सीखी जाती थी। अंतर क्या है फिर? वो जो कहते हैं ना कि उसका उसका उपयोग करने वाले की बुद्धि कैसी है उसके ऊपर है। तो फिर जब तक चरित्र नहीं है उच्च प्रकार का, तब तक ये अस्त्र सिखाए ही नहीं जाते थे। पुत्र मोह के कारण अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दे दिया, मैंने सिखा दिया, तो वो द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा अपराध हुआ, ऐसा तो हमारा इतिहास कहता ही है। तो योग्यता के बिना इसकी विद्या देना नहीं, यही तो विनाशक प्रभाव से मुक्त रहने की बात है, योग्यता सिद्ध करना। दूसरा, ब्रह्मास्त्र हो, अग्न्यास्त्र हो, वायवास्त्र हो, कैसे भी ये सब संहारक हैं। इनका उपयोग युद्ध क्षेत्र में ही सीमित है, वो राज्य संचालन में नहीं आते, वो सड़क निर्माण करने के लिए नहीं आते, वो भवन निर्माण करने के लिए नहीं प्रयुक्त होते, वे घर में भोजन बनाने के लिए यंत्रों के रूप में नहीं आते, वो कंप्यूटर और इंटरनेट के रूप में अपना व्यापार चलाने के लिए भी नहीं आते, कम्युनिकेशन के लिए भी नहीं आते। इसको कहते हैं विवेक। टेक्नोलॉजी तो है परंतु विवेक भी है। आज क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र में तो होता है या नहीं होता है, परंतु उद्योग क्षेत्र में होता है, और भोजन बनाने के लिए जो यंत्र है उसमें होता है, और पढ़ने के लिए इन यंत्रों का उपयोग होता है। ये तो इसी को विनाशक कहते हैं। तो जो लोग गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी का करना है करो, कृषि का करना है करो, शस्त्र अस्त्र निर्माण करना है करो, आप टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पहले धर्मानुकूल टेक्नोलॉजी, विवेक के आधार पर टेक्नोलॉजी, ये यदि आपकी बुद्धि में नहीं उतरता है तो आप ऐसा गुरुकुल शुरू नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं रोक है। धर्म नहीं जानते तो आप गुरुकुल नहीं शुरू कर सकते। धर्म की स्थापना के लिए गुरुकुल नहीं करना है तो गुरुकुल नहीं कर सकते। तो धर्म तत्व को जानो, ज्ञान तत्व को जानो, विद्या तत्व को जानो, कला तत्व को जानो, कुशलता के तत्व को जानो, अर्थोत्पादन के तत्व को जानो, धर्मानुकूल सारी व्यवस्थाओं को बनाना है, ऐसी प्रतिबद्धता निर्माण करो, तो फिर तुम भारत के लिए 21वीं शताब्दी में आवश्यक है ऐसा गुरुकुल शुरू कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो हमने 4-5 मुद्दों की बात आज की, मैं पूर्ण करूंगी। पहले मुझे गुरु बनना है, ऐसे लोग चाहिए। फिर गुरु बनने के लिए मुझे समय देकर सिद्धता प्राप्त करनी है, सामर्थ्य प्राप्त संपादन करना है, ये दूसरी बात हुई। तीसरी, कौन सा गुरुकुल मुझे शुरू करना है उसका संकल्प होना चाहिए विचार करके। उसके बाद उसका धर्मानुकूलता कितनी है वो तत्व समझना है, और उसके बाद मेरे में योग्यता निर्माण करने के बाद
मुझे गुरुकुल शुरू करना है। ये 10 लोगों के लिए मैं करती हूँ या 10,000 लोगों के लिए करती हूँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 10,000 छात्रों वाला गुरुकुल भी इन्हीं तत्वों के आधार पर चलेगा, 10 छात्रों का गुरुकुल भी इन्हीं तत्वों के आधार पर चलेगा। ऐसे यदि हम संकल्पित होंगे तो फिर हम देश भर में जहां है वहां जितना सामर्थ्य है उतना, जितनी संख्या में करना चाहते हैं उतना, जितने आकार का, छोटा या बड़ा, छोटे बड़े से अंतर नहीं होता। मूल तत्व जानकर उसके प्रति हम कितने कमिटेड हैं, कितने निष्ठावान हैं, उससे गुरुकुल बनता है। तो मैंने आज 4 बातें बताई हैं, ऐसी 4 बातें जिनको मंजूर हैं वे गुरु बन सकते हैं। ऐसे गुरुओं की आज देश को, ज्ञान क्षेत्र को अत्यंत आवश्यकता है। सारे चिंतन का आलंबन ऐसे व्यक्ति हैं, बाकी सब उनके समर्थक हैं, बाकी सब उनके सहायक हैं, बाकी सब उनकी सेवा करने के लिए तत्पर ऐसे लोग हैं, इनका मार्गदर्शन करने वाले नहीं। गुरु ही मार्गदर्शन दूसरों का करते हैं। गुरु जब मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सिद्ध होता है तो अपने से श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। शुभ चिंतकों को और सहायकों को वह मार्गदर्शन करता है। ऐसे हम इसको क्या कहेंगे, इसको माने पुनर्रचना इस प्रकार की हम कर सकेंगे तो फिर गुरुकुल शुरू होंगे। और ऐसे गुरुकुल जितनी संख्या में बढ़ेंगे उतना भारत का ज्ञान क्षेत्र परिष्कृत होता जाएगा, और जितनी मात्रा में परिष्कृत होता जाएगा उतनी मात्रा में सामर्थ्य भी बढ़ता जाएगा। और भारत अपने आप की अनुभूति, माने हाँ हम अब भारत हैं, ऐसा अनुभव में आता जाएगा। ऐसे भारत की विश्व को भी आज बहुत आवश्यकता है। इन बातों को स्मरण में रखकर हम गुरु बनने के लिए संकल्पबद्ध हूँ, ऐसा ही निवेदन करके आज का विषय में पूर्ण करती हूँ। नमस्कार। भाई, वर्तमान देश में जो परिस्थिति है, अभी देश में एकमात्र गुरुकुल है ऐसा मुझे लगता है। और सबसे पहले तो तपोवन गुरुकुल वह बीज है जिससे पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल शिक्षा का विशाल वृक्ष के रूप में प्रसार हो सकता है। हाँ जी। तो अगर हम सोचे कि हमने संकल्प ले लिया है कि हमें आचार्य बनना है, हमें गुरु बनना है, अब हमें किस प्रकार की गुरुकुल का गुरु बनना है, इसके विषय में अगर हमें चिंतन करना है तो एक तो हमारी रुचि, हमारी पात्रता, दूसरा राष्ट्र की आवश्यकता। थोड़ा सा इन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए ताई। मैंने राष्ट्र की आवश्यकता में, हाँ आज देश में कैसे गुरुकुल की आवश्यकता है ये तो देखो, जितने प्रकार के गुरुकुलों की चर्चा हमने गत 2 सत्रों में की, उतने सभी प्रकार के गुरुकुलों की राष्ट्र को तो आवश्यकता है ही। हमारा सामर्थ्य किस बात में है, हमारी रुचि किस बात में है, हमारी सिद्धता किस विषय के लिए है, उसको देखकर हमें उसमें योगदान करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। लेकिन ताई जैसे अगर हम कुछ सोचें कि हमें ग्राम गुरुकुल शुरू करना है या हमें स्थापत्य गुरुकुल शुरू करना है, लेकिन अगर पहले तो देश को तपोवन गुरुकुलों की आवश्यकता है। हाँ, तपोवन गुरुकुल तो तपोवन गुरुकुल के आचार्य बनो, ग्राम गुरुकुल की आवश्यकता है और आपकी रुचि उसके साथ अनुकूल है तो ग्राम गुरुकुल शुरू करने की बात करो। जो भी अपनी रुचि, अपना सामर्थ्य और राष्ट्र की आवश्यकता दोनों का सामंजस्य बनाकर शुरू करो। हाँ, एक मिनट, नियोजित भाई प्रश्न पूछ रहे हैं, ये मेरे साथ हैं। नमस्कार सभी। मेरा प्रश्न है ताई कि कोई आपको आके बोलता है कि हाँ मैं शिक्षक हूँ
और मैं गुरुकुल खोलना चाहता हूँ, तो उसको कौन सिद्ध करेगा कि वो आचार्य है या नहीं है, वो शिक्षक बन सकता है या नहीं? क्योंकि जो अपनी अपनी जगह खोल रहे हैं वो यही समझ के खोल रहे हैं कि हम तो पढ़ा सकते हैं। सही। लेकिन मेरे पास पूछने के लिए आए हैं ना, तो मैं करूंगी। दूसरा जो नियति ताई ने बताया कि लोग बिना पूछे ही अपनी अपनी बुद्धि से शुरू कर रहे हैं। हम भी तो अपनी बुद्धि से ही कर रहे हैं, कहाँ पूछने के लिए गए किसी को? तो किसी को पूछने की कानूनी अनिवार्यता तो नहीं है। अपनी बुद्धि में आता है क्या कि मुझे जाकर किसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो हम जाएंगे। तो ये तो स्वतंत्रता है। अब जो अपने अपनी बुद्धि से गुरुकुल शुरू करते हैं, उसका क्या होता है वो तो परिणाम दिखाता है। फलानुमेया आरंभः, ऐसा एक वचन है कि फल से पता चलता है कि इसके बीज की गुणवत्ता कैसी थी। जब तक फल नहीं आता तब तक तो सारे आम के वृक्ष समान समान ही दिखते हैं। फल आता है तब पता चलता है। तो ऐसे जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका जो परिणाम होता है समाज क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में, उससे पता चलता है कि ये कितना सामर्थ्यवान और कितना सत्य सही यह प्रयोग है। इसके लिए फिर 12 साल इंतजार करना पड़ेगा। किसको इंतजार करना है? नहीं मतलब हाँ, कैसे वो तो ऐसा ही होगा। इस देश के 140 करोड़ लोग अपनी अपनी पद्धति से ही तो पुरुषार्थ करेंगे। तो सैकड़ों वर्ष बीत ही जाते हैं ना संस्कृति के विकास के लिए, ज्ञान क्षेत्र की समृद्धि के लिए। सैकड़ों वर्ष बीत ही जाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है देश। संतोष कुमार जी नमस्ते सरिता, नमस्ते ताई। जी ताई ये आपका जो आज का सत्य था वो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग में जो वो होती है, मतलब अज्ञानता होती है, या फिर वो होता है मतलब कि कुछ चीजों को देखने के बाद लगता है कि नहीं, अब तो गुरुकुल ही एक विकल्प है। वो उसकी जो तैयारी नहीं होने के कारण, या फिर हम जो भी कुछ सोच के आपसे बातें करते हैं, नहीं ताई मुझे गुरुकुल खोलना है, ऐसा मेरे तरफ से भी बहुत बार ऐसा आया। तो चीजें मतलब आपका जो आज का सत्य था वो चीजें ये स्पष्ट करती है कि आप खुद पहले तपने के बाद चीजों को समझो। मूल मूल चीजें हैं, मतलब उसको समझने का प्रयास करो, ताकि तभी चीजें आप संभल पाओगे। नहीं तो अन्यथा जोश जोश में या फिर वेग में आने के बाद चीजें करना और उसका जो फल है वो तो माने कि पता नहीं मिलेगा, ऐसा माने सफलता मिलेगी नहीं पूर्ण रूप से, ऐसा आभास होता है। तो अभी ताई इसमें और कैसे, मतलब अध्ययन तो अपना चलता है, चलेगा, उसमें ही मेहनत करने से आगे सफलता मिलेगी, यही होगा ना ताई? हाँ, यही होगा। और कोई रास्ता ही नहीं होता। जब तक जी ताई। आप उसको सीखते नहीं, कर लेते नहीं, तब तक कैसे करेंगे? आपको गणित नहीं आती तो आप गणित कैसे सिखाएंगे? वो तो है ना। जी हाँ जी, धन्यवाद जी। तत्वमसी को हाँ, प्रकाश जी है, तनुश्री हमारी तनुश्री जी है। अच्छा तनुश्री जी, हाँ तनुश्री जी पूछिए। जी ताई, मेरा ये प्रश्न है, आपने बताया कि आचार्यों को हायरिंग ये गलत धारणा है और गलत भी है। आचार्य स्वयं होना चाहिए। मान लीजिए गुरुकुल में ऐसे आचार्य भी हैं जो अपने आप चलाते हैं, पर उनको सहायक के लिए कोई चाहिए जो पढ़ाने के लिए, तो उस संदर्भ में क्या करना चाहिए? और एक और प्रश्न भी है, साथ में पूछ लूं? हाँ जी। अभी आप देखते हैं कि हर जगह ऐसी गुरुकुल उपलब्ध नहीं है जहां हम भेज सकते हैं। तो इसी कारण से बहुत सारे जो अभिभावक हैं, जो होम स्कूलिंग या गृह गुरुकुल घर में ही पढ़ाते हैं, तो उनके भी सामर्थ्य इससे होते हैं कि हर जो बच्चों की जो
आवश्यकता है वो संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में क्या वो किसी आचार्य की सहायता ले सकते हैं? ये 2 मेरे प्रश्न हैं। हाँ, दो प्रकार के प्रश्न हुए। पहला प्रश्न है भाई, एक गुरुकुल चलता है वो अकेले से नहीं चलता। कभी ऐसा होता है ना भाई, हमारे छात्र 10, 20, 50, 100 ऐसे हो गए, तो हम अकेले तो नहीं कर सकते। दूसरा है, सारी बातें मैं अकेला नहीं कर सकता, ये भी होता है, तो साथ में होता है। तो हमारे यहाँ कुटुंब की संकल्पना इसी कारण से है। एक कृषक है, उसके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो उसका परिवार बड़ा होना चाहिए, उसको 5 बेटे होने चाहिए, तभी वो घर की खेती होगी। और बेटे अभी पिता को आचार्य ही मानते हैं, माने उसकी आज्ञा में रहते हैं, वो सीखते हैं। तो वे नौकर नहीं है, वो पुत्र हैं, वे सहायक हैं, अभी मालिक नहीं है, सहायक है। क्यों? क्योंकि वो सीख रहे हैं, परंतु सीख रहे हैं तब भी वे पुत्र ही हैं। अब वो बड़ा बेटा 50 वर्ष का हो गया, तो वो कभी उत्तराधिकारी हो जाएगा और पिता का स्थान ले लेगा। वो कभी भी नौकर नहीं रहा, वो घर का व्यक्ति है। उसी प्रकार से गुरुकुलों में सब समान धर्मा है, तो कोई एक दूसरे का नौकर नहीं है, वेतन भोगी नहीं है। उसका भी योगक्षेम तो चलता ही है, परंतु वह सहायक नहीं, सहभागी है, समान धर्मा है। ये मानसिकता निर्माण करने की बात है कि जो नया आया, अब मैं 20 साल से गुरुकुल चला रहा हूँ, तो मेरे पास अनुभव है, मैं बुद्धिमान हूँ, व्यवहार कुशल हूँ, सब हूँ। आज नया नया एक आचार्य है, वो ज्ञान संपादन करके, शास्त्र का ज्ञान संपादन करके तो आया है, परंतु उसके पास अनुभव नहीं है, व्यवहार कुशलता नहीं है, उसको तो सब बुद्धि से समझता है। तो उसको, वो मेरा छोटा भाई है, मेरा पुत्र है, ऐसा करके उसको अपनाना और उसके योगक्षेम की चिंता करना, और इसने भी इसको बड़ा भाई मानना, ऐसे गुरुकुल को परिवार के रूप में चलाना। तो ऐसे मेरे गुरुकुल के लिए होमोजेनस बन सके, समरस बन सके, ऐसे नवीन आचार्यों का चयन तो मुझे करना चाहिए, मुझे परखना भी आना चाहिए, और उसने आने वाले ने भी समरस होने की वृत्ति तो रखना चाहिए। समरस नहीं होंगे तो वो सहभागी नहीं होंगे, समान धर्मा नहीं होंगे, तो फिर गुरुकुल परिवार नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर ऐसा बन ही जाता है। तो वो ये जो मनोसाधना है ना, वृत्ति माने मनोवृत्ति ठीक करना, मानस ठीक करना, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। हमारे घरों में मेरी 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं, तो घर के काम करते हैं कि नहीं? झाड़ू पोछा भी करते हैं, लेकिन मैं झाड़ू पोछा करने वाली नहीं हूँ। मेरी पुत्री झाड़ू पोछा करती है, तो वो झाड़ू पोछा करने वाली नहीं है, कपड़े धोती है तो कपड़े धोने वाली नहीं है, वो मेरी पुत्री है। उसको भी लगता है कि मैं घर के लोगों के कपड़े धो रही हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ। ऐसा गुरुकुल को भी परिवार इसलिए कहा है। हाँ, दूसरा आपने कहा कि आचार्यों का सहयोग ले सकते हैं क्या? आचार्यों का मार्गदर्शन लिया जाता है, और वो तो हमेशा रहता है। मुझे घर में पापड़ बनाने हैं, मैंने कभी बनाए नहीं है, मैंने रेसिपी देखी है, रेसिपी पढ़ी है, मेरी माँ को मैंने पापड़ बनाते हुए देखा है, लेकिन मैंने नहीं बनाया है कभी। तो मैं मेरी सहेली, मेरी पड़ोसी, इससे पूछूंगी ना, उसकी सहायता तो लूंगी ही, लेकिन सहायता लूंगी तब मुझे विनयता रखना ही होगा, अधिकार नहीं जता सकते हम, ऐसा है। तो ठीक है, इसका यही तात्पर्य है कि एक आचार्यों की सहभागिता होती है गुरुकुल में, हाँ, और
और गृह गुरुकुल में आचार्यों का मार्गदर्शन होता है। जी, धन्यवाद। गृह गुरुकुल में सासू माँ, माता जी, पिताजी, दादी माँ ये सब होते ही है ना, ये आचार्य ही तो है। अब उनका क्या करते हैं हम? अचार डालना है तो माँ से, दादी माँ से कैसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, कैसे सहयोग मिलता है? तुम हटो, तुम इतनी बड़ी हो गई, समझ में नहीं आया तुम्हें? ऐसा भी तो सुनने की तैयारी रखनी पड़ती है कि नहीं? लेकिन वो कौन बोलता है ऐसा? बाहर का एम्प्लॉयर आकर नहीं बोलता, घर की दादी माँ बोलती है, तो बोलते भी हैं, आचार्य है, इसलिए डांट भी खाएंगे, तो वो प्रेम की डांट होगी ना। इसको कहते हैं कुटुंब। नमस्ते ताई। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे गुरु बनना है। गुरु बनने के लिए कौन सा गुरुकुल चालू करना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो मैं कैसे उसको डिसाइड करूं? ऐसा प्रश्न। कैसे उसको डिसाइड करेंगे? माने क्या, गुरुकुल शुरू करने के साथ साथ गुरुत्व का विकास होता है, ये बात तो ठीक है, परंतु कुछ बातें तो पहले से ही हमारी होनी चाहिए। कुछ ज्ञान संपादन करना चाहिए, कुछ निश्चय करना चाहिए, कुछ अपना सामर्थ्य पहचानना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, या प्रवाह के विपरीत जाने की सिद्धता भी होनी चाहिए। बने रहने का, टिके रहने का भी संकल्प होना चाहिए। ये सब तो गुणों का विकास तो हमें करना चाहिए। ऐसा कहाँ से मिलेगा, इसकी तो खोज ही करनी चाहिए। एक मन में जिज्ञासा भी, भाव भी है कि अभी जो प्रश्नोत्तरी सुनी उसमें से ये आता है कि समर्थ गुरु, समर्थ व्यवस्थाएं आएंगी कब, उसका निरीक्षण परीक्षण कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा वगैरह। तो एक ऐसा मन में भाव आ रहा है, आप उसका समर्थन या सुधार कीजिए कि हम जब धर्मानुकूल आचरण करते हुए पूरे मन से किसी कार्य को करेंगे तो भी उसको लगने वाला प्राकृतिक समय हमको देना होगा, और वो देने के लिए साहस और पराक्रम हम में होना चाहिए। क्या यह उचित भाव होगा आगे जाने के लिए, या इससे अलग कुछ व्यवस्था होना चाहिए? जी। नहीं, ठीक है। पहले तो अपना ही मन कहता है कि हाँ ये सही है, नहीं सही नहीं है। देखो, मूलतः जो निस्वार्थ होना, निरपेक्ष होना, ज्ञान की साधना करने के लिए तत्पर होना, किसी का भला करने की भावना होना, ये बातें तो होनी ही चाहिए ना। इसके बिना तो कोई आचार्य कैसे बनेगा, उसके बिना तो शिक्षा का कार्य कैसे होगा? तो ये मेरे में है कि नहीं है, वो मुझे भी पता तो चलता ही है। तो अपने आप में प्रामाणिक होना, ये भी होना तो होता है। धैर्य रखना, समय देना, ये तो आवश्यक है ही।